डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो ट्वेल्थ बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं बायोलॉजी बुक से, उसको हम कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है ओल्ड सिलेबस के बेस पे, उसकी सेकंड क्लास उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले इसकी फर्स्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक्स है वो डिस्कस किया था। कौन कौन से टाइप के पोल्यूशन है, किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। इसके अलावा 15 क्वेश्चन है वो हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम 16 टू 30 क्वेश्चन है वो सोल्व करने जा रहे हैं। और आज के क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 16, एसिड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। एसिड रेन है वो प्रोड्यूस होती है, उसका रीजन क्या है। तो इसमें पूछा हुआ आपसे किस किस गैस की वजह से एसिड रेन बनती है। तो एसिड रेन NO2 SO2 की वजह से है। ये तो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ट्राई ऑक्साइड हो सकता है, उनकी वजह से। और ये कहाँ से बनते हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल्स, जो कोयल पेट्रोलियम है है ना, उनके अंदर इनकी बर्निंग होती है तो ये गैसेस निकलती हैं। फिर ये क्या करती हैं? सिंपली जैसे NO2 H2O के साथ रिएक्ट करके HNO3 है, एक प्रकार का एसिड, वो बना लेती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, SO2 गैस है वो क्या बना लेती है? H2SO4। और ये क्या है? एसिड हैं। और ये एसिड जब रेन के साथ गिरते हैं तो उसकी वजह से एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे काफ़ी सारी बिल्डिंग है जैसे ताजमहल है, उससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आएगा, तो उनको भी वो डैमेज करते हैं। तो यही हमारा आंसर है। हालांकि फिर भी देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ NH। NH मीन्स वैसे तो NH3 आना चाहिए, अमोनिया। अमोनिया का इतना रोल नहीं होता इसमें। एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कंबस्शन, ये तो क्या करता है? सिंपली यदि कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आए तो ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन है अब ऑक्सीजन को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से डेथ भी हो सकती है। बंद कमरे में अंगीठी जला के क्यों नहीं सोना चाहिए, उसी का रीजन रहता है ये। इसके अलावा एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाय कंबस्शन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। CO2 की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग। और उसके हम काफ़ी सारे इफेक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट में देखते भी हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरे संसार का टेम्परेचर है वो बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज वार्मिंग ड्यू टू। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सिंपली जब टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़ा सा रिलेशन क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक पार्टिकुलर जगह का होता है, जैसे क्लाउड वगैरह है। वैसे तो ग्रीन हाउस वर्ड किससे रिलेटेड है? जो प्लांट या फिर हॉर्टिकल्चर वगैरह में, पॉलीकल्चर में हम क्या करते हैं, कुछ जैसे पॉलिथीन वगैरह से ढक देते हैं, या फिर जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे फलों वगैरह की, सब्जियों की खेती की जाती है, स्पेशली वहाँ पे जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो पन्नियों से ढक दिया जाता है, उसको पॉलिथीन से कवर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़े। तो कांच वगैरह है, उसमें भी क्या होता है, लाइट एंटर तो कर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एक हीटिंग इफेक्ट होता है ना, जो किसी भी बंद खासकर ऐसी जगह पे जहाँ की जो वाल है वो ट्रांसपेरेंट हो, और उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है ये आपसे पूछा हुआ है। और जब ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिले, उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है वो भी होती है। तो सिंपली किसकी वजह से है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू, टेम्परेचर बढ़ता है ना इसमें, किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो CO2 का क्या रोल होता है? CO2 है ना, ये हीट एब्जॉर्ब करती है। अब हीट अच्छा खासा एब्जॉर्ब करेगी, यदि CO2 ज्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में तो ज्यादा से ज्यादा हीट है वो एब्जॉर्ब करके वहां पे पास की जगह को गर्म कर देती है ये। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि CO2 की वजह से ही सीधा सा इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही होती है ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट, गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से ही फेमस है ये, 1984 के अंदर हुई थी। और लगभग 2 to 3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की शाम या फिर 3 दिसंबर की सुबह के बीच का जो टाइम था, रात को जो गैस है वो लीक हुई थी ये 1984 में। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस की थी, काफ़ी सारी डेथ भी हमको देखने को मिली थी।
तो कौन सी गैस थी वो? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, MI भी इसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। क्या करती है ये? अपनी बॉडी के अंदर जाके मतलब रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो क्रिएट करती है। उसके बाद नेक्स्ट, मोस्ट हैजर्ड्स मेटल पोल्यूटेंट। तो मेटल पोल्यूटेंट पूछा हुआ है आपसे, ऑटोमोबाइल से कौन सा मेटल पोल्यूटेंट निकलता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है एनवायरनमेंट में? तो मेटल पोल्यूटेंट तो आपने कई जगह पेट्रोल पंप पे लिखा है, मिलता है लेड फ्री पेट्रोल, लेड फ्री पेट्रोल। और पेट्रोल में लेड को मिला दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसकी मान लो क्वांटिटी वगैरह या वजन, हालांकि वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज करने के लिए कुछ इसका बेनिफिट रहते हैं, इसलिए कई जगह मिला देते हैं इसको। किस केस में? मतलब अपना पर्सनल बेनिफिट, ग्रीडी की वजह से मिला देते हैं इसलिए। लेकिन ये लेड वाला जो अल्कोहल है जब बर्न या फिर पेट्रोल है जब जलता है ऑटोमोबाइल में, तो क्या मेटल पोल्यूटेंट निकलता है? इसमें से लेड निकलता है जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का काम कर सकता है। तो लेड ही एक मेटल पोल्यूटेंट है। इसके अलावा मरकरी वगैरह है ना, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन देखने को मिलता है। इसके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर मेटल्स है ना, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा एक पोल्यूटेंट है, किस पर्टिकुलर पोल्यूशन में ही आपको मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं आपको कई टाइप में। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट काज द रिएक्शन विच प्रोड्यूस। तो थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन भी है, डीप सा क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेज होती हैं उसकी वजह से जो सनलाइट से निकलती है ना, तो किसके रिएक्शन देखने को मिलती है? तो O2 रिएक्शन करता है, SO2 करता है, या CO2 या CH4। तो यूवी की वजह से जो होने वाली रिएक्शन है वो क्या है? O2 की रिएक्शन। जब ऑक्सीजन एटम के साथ ये करता है, सिंगल एटम के साथ, तो O3 बनता है। ओजोन फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, यूवी रेज की प्रेजेंस में। और जब O3 को मिल जाता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये O2 प्लस फ्री ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो ये याद रखना आपने, फॉर्मेशन कैसे होती है और डिप्लेशन कैसे होता है ओजोन का। तो वहां से क्वेश्चन है। तो ऐसे तो कोई गैसेज ने, जैसे SO2 बनने के लिए तो सिंपल कंबस्शन करना पड़ता है सल्फर का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो SO2 या SO3 गैस है वो बन जाती है। कार्बन भी ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। मीथेन तो हमने पढ़ा था प्रीवियस पार्ट में भी, LPG में मिलता है। इसके अलावा CNG में मिलती है ये गैस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। इसके अलावा जो बायोगैस होती है, गोबर गैस प्लांट से बनती है, उसके अंदर भी मिलती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास जो O2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ होती है ना, वही अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होती है। हाईएस्ट DDT डिपोजिशन सेल अकर, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो DDT की डिपोजिशन कहाँ पे मिलेगी? एक प्रकार से ये आपका बायो मैग्निफिकेशन टॉपिक से क्वेश्चन है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर जो एक्वेटिक फूड चेन में टॉक्सिक सब्सटेंस की अमाउंट ट्रॉपिक लेवल से जैसे अगले ट्रॉपिक लेवल बढ़ते हैं तो बढ़ती मिलेगी। जैसे आपका फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद उसको कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। उसके बाद उसको कौन खाएगा? सिंपली जो एक्वेटिक स्मॉलर एनिमल्स या फिर इंसेक्ट भी आप मान सकते हो। इंसेक्ट को कौन खाते हैं? जैसे इसमें दिया भी हुआ है। इसके अलावा क्रैब वगैरह खा जाते हैं। इसके अलावा इनको ईल वगैरह, ईल मछली होती है वैसे तो, ईल्स मछली जैसा ही होता है, तो वो खा जाती हैं। इसके अलावा ईल्स को कौन खाता है? फिर लार्ज फिशीज है वो भी खा जाती हैं, लार्ज फिशीज। इसके अलावा फिर उनको कौन खाता है? बर्ड्स वगैरह वो खा जाती हैं। वैसे तो 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ही रहते हैं, ये ज़्यादा दिखाई दे दिए, लेकिन मेनली 5 तक ट्रॉपिक लेवल ही मिलते हैं आपको। तो जिस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे DDT की कंसंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन जो प्लैंक्टन है वो अकेला एक फाइटोप्लैंक्टन को थोड़े खाता है, वो तो काफ़ी सारों को खाता है। तो इसके अंदर अमाउंट थोड़ी और बढ़ेगी। जैसे 0.0005 है, तो यहाँ पे 0.005 ppm है, वो अमाउंट देखने को मिलती है। बायोमैग्निफिकेशन में एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, तो ये अमाउंट बढ़ती रहती है। तो इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको? सिंपली जो सीगुल्स या फिर जो बर्ड्स होते हैं जो मछलियाँ खाते हैं, सी या फिर हम फिश ईटिंग बर्ड्स भी बोलते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम डिपोजिशन या हाईएस्ट डिपोजिशन मिलता है। सबसे कम आपसे पूछे तो फाइटोप्लैंक्टन में मिलेगा। 2 ही पूछ सकता है, सबसे कम सबसे ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट, फिश डाई इन वाटर बॉडीज पोल्यूटेड बाय सीवेज। सीवेज क्या होता है? जो गंदा पानी होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाते हैं। इसके अंदर ज्यादातर कौन सा होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह हो गया, इसके वाटर में मिलते ही 0.1% मिलते ही वाटर है वो अनफिट हो जाता है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। और सिंपली अब जब ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं,
एरोबिक बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को इनऑर्गेनिक में बदलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन है वो यूज करते हैं। और ये ऑक्सीजन कौन सी होती है, वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन होती है, या वाटर डिजोल्ड ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। वाटर डिजोल्ड ऑक्सीजन है, उसको यूज कर करके क्या करते हैं, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पोल्यूशन खत्म कर देते हैं। बैक्टीरिया तो अच्छे होते हैं, लेकिन क्या है, ये ऑक्सीजन भी खा जाते हैं साथ में, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और जितनी ऑक्सीजन की इनको जरूरत होती है उसको बोलते हैं बीओडी। बीओडी मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांडेड बाय माइक्रोब्स टू ब्रेक ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपली बीओडी उसको बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होएगा उतनी ज्यादा बीओडी होएगी। और यदि ये ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं वाटर से, तो जाहिर सी बात है वहां पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी डेथ होना शुरू हो सकती है। तो यही बोल रहा है कि फिश है वो मरती हैं, क्यों मरती हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन का लेवल है ना वो रिड्यूस हो जाता है, माइक्रोब्स है ना वो ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम और हमारी फिशेज है वो मरना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, डिजीज काज्ड बाय ईटिंग फिश फाउंड इन वाटर कंटामिनेटेड विद इंडस्ट्रियल वेस्ट हैविंग मरकरी। तो ये मरकरी से रिलेटेड डिजीज है, मैंने बताया था ये वाटर पोल्यूशन से होने वाली एक डिजीज में आता है मरकरी, एक प्रकार का मेटल पोल्यूटेंट है। और कौन सी डिजीज होती है, ये मीनामाटा डिजीज होती है, जो कि एक बे ऑफ जापान के अंदर है ना, एक मिनामाटा बे है, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, ऐसे ही एक वहाँ पे हम बोल सकते हैं वाटर बॉडीज या ओशन के पास रहने वाली, मतलब एक जगह है मिनामाटा बे, वहाँ पे ये डिजीज सबसे पहले इन्वेंट की गई थी। मरकरी ज़्यादा था उस जगह पे, किसी फैक्ट्री ने या फिर इंडस्ट्री ने वो वाटर के अंदर जैसे ही मिलाया तो उसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोगों में ये डिजीज देखने को मिली, तो इसलिए इसको मिनामाटा डिजीज बोलते हैं। मरकरी से रिलेटेड, एम से मरकरी, एम से मिनामाटा। ब्लाइट डिजीज, तो ये तो हम ज़्यादातर वेजिटेबल में देखते हैं, लेट ब्लाइट और पोटैटो वगैरह। और ये हैसीमोटो डिजीज है ना, ये थायराइड ग्लैंड की डिजीज होती है भाई, थायराइड ग्लैंड की डिजीज, इसका हालांकि मरकरी से कोई लेना देना नहीं है। एक होता है ओस्टियोस्क्लेरोसिस और एक होता है ओस्टियोपोरोसिस, ये दो याद रख लेना। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसमें तो हमारी बोन्स हो जाती हैं वीक, कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम लेवल कम हो जाता है ब्लड में या बॉडी में, तो जिसकी वजह से उस कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हड्डियों से जो कैल्शियम है ना वो ब्लड के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाता है, मतलब हड्डियां हो जाती हैं कमजोर। और ओस्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें हो जाती है कैल्शियम यदि ज्यादा हो ब्लड के अंदर, ज्यादा इनटेक हो, तो एक्सेस ऑफ कैल्शियम की वजह से ज्यादा बोन फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बोन के एजेज वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर एज जो बोन की डेंसिटी है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट है ना थोड़े से क्लियर रखो, कोई भी चीज आपको नई ना लगे, इसलिए हर वर्ड का आपको ध्यान रहना जरूरी है। नेक्स्ट, एटमोस्फियर ऑफ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो बड़ी शहर होते हैं उनके अंदर ज्यादातर एटमोस्फियर या फिर एयर पोल्यूशन है ना वो किसकी वजह से होता है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसकी वजह से है वहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। यदि आप शहरों में रहते हो या फिर जैसे गाँव के अंदर ठंड ज्यादा मिलती है, शहरों में कम मिलती है, तो वो किस रीजन से, वहां पे जो धुआं है, धुएं में क्या है, CO2 है। CO2 क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा करती है, तो गर्मी ज्यादा मिलेगी वहां पे, तो एयर की वजह से वहां पे एक प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की वजह से ज्यादा आपको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन देखने को मिलता है। पेस्टिसाइड तो हम खेतों में यूज करते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट है वो इतना नहीं होता जितना ऑटोमोबाइल वेस्ट ज्यादा होता है। रेडियो एक्टिव फॉल आउट तो ऐसा तो कुछ नहीं है, यदि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहीं पे उसके आसपास मिलता है ये तो, वरना हर जगह नहीं मिल सकता। इसमें ऑन एन एवरेज पूछा है कि बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी में किसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डंप्ड इनटू ए रिवर, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो गंदा पानी है वो रिवर में डंप किया जाता है, मतलब वो उसे उसको छोड़ा जाता है, इट्स बीओडी विल, बीओडी अभी बात की थी हमने, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जाहिर सी बात ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो ये भी इंक्रीज हो जाती है। जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा पोल्यूशन हम बोल सकते हैं वाटर में है। उसके बाद आ गया फिर ये मिनमेटा बे ऑफ जापान है, एक बताया था आपको मिनमेटा, जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी है ना ऐसे ही। द एनिमल्स विच रिमेन्ड, ये एक खास बात है, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत सारे एनिमल्स को, और एनिमल्स में भी किसको, मैमल्स को ये डिजीज देखने को मिली, मिनामेटा डिजीज है, लेकिन एक को नहीं मिली, वो कौन थे, रैबिट्स थे। और ऐसा माना जाता है कि रैबिट्स क्या हैं, ये हर्बीवोर्स होने की वजह से,
वॉर्स होने की वजह से ये किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे, इसके अलावा ग्रासेज वगैरह पे डिपेंडेंट है। और सिंपली जो ये डिजीज उस टाइम देखने को मिली वो वाटर बॉडीज में थी, मरकरी, और मरकरी वो वाटर बॉडीज वो किसके अंदर आया, फिर वो फिशेज के अंदर, और फिश जो खाने वाले या फिर कार्निवोर्स जो एनिमल्स थे उसमें जैसे पिग्स आ गए हैं, डॉग्स आ गए हैं, कैट आ गए हैं, ह्यूमंस, मैमल्स में ज़्यादातर जो कार्निवोर्स मैमल्स है उसकी वजह से ही ये ज़्यादातर इन ऑर्गेनिज्म में मिली और वो रैबिट्स में नहीं मिली। द ताजमहल इज थ्रीटन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, ये इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या है, एसिड रेन की वजह से ये है, और एसिड रेन किसकी वजह से वो आपको पता होना चाहिए सिंपली। नेक्स्ट, द मोस्ट एनवायरमेंटल हैजार्ड वर क्रिएटेड बाय एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एमआईसी बताया था, मिथाइल आइसोसाइनेट, और वहां से सीधा सा मतलब किसका है, भोपाल का है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल यहाँ पे है सेकंड। अब रिस्पेक्टिवली बोला हुआ इसने, ये ध्यान रखना आपने, रिस्पेक्टिवली मींस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो एक प्रकार का एक्सीडेंट देखने को मिला था वो किस में हुआ था, और जो एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसकी वजह से जो ट्रेजेडी है वो कहाँ देखने को मिली थी, वो भोपाल में मिली थी। और भोपाल में मैंने बताया था कब, 1984। तो ये डेट भी याद है तो यहीं से आपका आंसर आ सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर एक चेरनोबियल ऐसा आइलैंड या एक ऐसी जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में गड़बड़ी हो गई थी, वहाँ पे अभी भी रेडियो एक्टिव या रेडिएशन एनवायरनमेंट में मिलती हैं। वो आइलैंड बिल्कुल सुनसान बना दिया गया है, यूक्रेन के अंदर है, उस पर आज भी जो इंसान है वो नहीं जा सकते। ऐसा माना जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यदि गड़बड़ी हो जाती है ना तो 100 साल, कई कई साल लग जाते हैं उस जगह पे रेडिएशन को खत्म होने के लिए। तो इसलिए सिंपल सा आंसर हमारा इसमें क्या रहेगा, डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इफ द फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूस टू हाफ, यदि हम जंगलों को खत्म कर रहे हैं, एक प्रकार से डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, मतलब आने वाले टाइम में हमको किस चीज की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ट्राइबल लिविंग इन दीज एरियाज विल स्टार्व ऑफ डेथ, मतलब वो मर जाएंगे भूख की वजह से, हालांकि उनके पास तो और भी सोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा और देख लेते हैं, कैटल इन दीज एंड एडजॉइनिंग एरिया विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ, चारे की वजह से जो कैटल्स मवेशियां हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी। इसने बोला है क्या, लॉन्ग टर्म बेसिस बोला है इसने, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम के बाद कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो एट ए टाइम भी मिल सकते हैं प्रॉब्लम, यदि मान लो कोई ट्राइबल कम्युनिटी है पार्टिकुलर जगह पे ही डिपेंडेंट है, उनकी डेथ तो एट ए टाइम भी हो सकती है जैसे ही फॉरेस्ट खत्म होंगे। इसके अलावा कैटल्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। लार्ज एरियाज विल बिकम डेजर्ट्स, ये लॉन्ग टर्म हम मान सकते हैं कि वहाँ पे यदि फॉरेस्ट को हम खत्म करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, डेजर्टिफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स विल सफर ड्यू टू रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जर्म प्लाज्म हम फॉरेस्ट से यूज करते हैं, वो तो हम लैब में टेक्नोलॉजी से बनाते हैं और उसके बाद उसको क्रॉप्स में या फिर हम बोल सकते हैं फील्ड में या बड़े पैमाने पे यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे लार्ज एरियाज है वो डेजर्ट में बदल जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोला जाता है। और डेजर्टिफिकेशन किसकी वजह से होता है, डीफोरेस्टेशन की वजह से होता है। और यदि हम डीफोरेस्टेशन का एक उल्टा होता है रीफोरेस्टेशन, जब हम प्लांट्स वगैरह को लगाना शुरू करें तो उसको रीफोरेस्टेशन बोलते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, द CO कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक एयर इज अबाउट, तो CO कंटेंट कितना है, हालांकि यहाँ पे जो बात की हुई है ना इसने CO2 की हुई है भाई, CO2 का याद रखो, CO2 की अमाउंट कितनी है, 0.0314% है। तो ये पॉइंटों में ध्यान रखना, 0.03 है, इतनी अमाउंट रहेगी आपकी CO2 की, मतलब काफ़ी कम अमाउंट है, लेकिन इसकी इतनी सी भी अमाउंट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी अमाउंट में यदि थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग भी कोज हो सकती है। देखो तो कितनी एक बारीकियों का ध्यान एटमॉस्फेयर में या नेचर है रखती है अपने एनवायरनमेंट में, और थोड़ा सा भी एक इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलता है तो बहुत बड़े पैमाने पे उसका इफेक्ट है वो भुगतना पड़ सकता है नेचर को के अंदर रहने वाली जो अलग अलग स्पीसीज है। तो इस तरीके से जो आज के सेशन में भी हमने जो क्वेश्चन है MCQ वो कंप्लीट कर ली हैं, बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। और अब तक हम जो टोटल MCQ यदि आपके कैलकुलेट किए जाएं तो 705 क्वेश्चन है वो सोल्व कर चुके हैं। और इन क्वेश्चंस को यदि आपने टाइम टू टाइम प्रैक्टिस किया है तो आपके नीट में काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है, CUT में काफ़ी आपको एक जस्ट एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक आपके
हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इस सीरीज का मकसद ही यही था कि आपको क्वेश्चंस की एक लैंग्वेज समझाई जाए। जरूरी नहीं कि इन्हीं में से क्वेश्चन मिले आपको, क्वेश्चन आप कहीं से प्रैक्टिस करो। एक माइंड में ये जरूर रहना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक और सेशन हमारा बचा हुआ है लास्ट, फिर ये एमसीक्यू सीरीज हमारी हम बोल सकते हैं वहाँ पे एंड हो जाएगी। थर्ड क्लास है, उसको भी आप जरूर देखें और तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें और सेशन को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।